हुआ है? बक्सर के युद्ध। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उसके पास में अलग अलग बहाने बनाकर विपुल धन क्या कर लिया, उसमें प्राप्त कर लिया, और अधिक अधिकार प्राप्त करने के लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। कंपनी के लिए मीर कासिम तो मीर जाफर से अधिक भी महत्वाकांक्षी साबित हुआ और अंततः कंपनी को मीर कासिम से डर लगने लगा, इसलिए उसने मीर कासिम को हटाकर पुनः उसने मीर जाफर को क्या कर दिया, अंग्रेजों ने उसका नवाब बना दिया गया। मीर कासिम में अवध के नवाब में मीर कासिम जो था वो अवध के नवाब के शरण में आया। उस समय अवध में मुगल बादशाह शाह आलम जो था वो आया हुआ था, इसलिए तीनों संयुक्त रूप से कंपनी का सामना करने के लिए निर्णय करके कंपनी के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा कर दी। बक्सर में युद्ध संयुक्त सेना यानी मिल के जो तीनों सेना थी, इस प्रकार उसके विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिसमें संयुक्त सेना को पराजय यानी हार हो गई। इस प्रकार कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा तीनों की दीवानी सत्ता जो थी वो मिल गई। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हमें इसमें से बक्सर के युद्ध में से स्टूडेंट्स क्या मिला कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तीनों संयुक्त कंपनी के साथ सत्ता का युद्ध हुआ। किसका किसका? तो यहाँ पे कह सकते हैं मीर कासिम और अवध के मुगल बादशाह शाह आलम और कंपनी के बीच में, जिसमें क्या हो गई, अवध का नवाब जो था वो शाह आलम उसकी क्या हो गई, पराजय हो गई और मीर कासिम की पराजय हुई। और इस प्रकार कंपनी को क्या हो गया, एक बंगाल बिहार और उड़ीसा का क्या हो गया, दीवानी सत्ता मिल गई। तो ये था बक्सर के युद्ध के अंदर। तीसरा टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कंपनी का शासन। यहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने नियामक कानून पारित किया। कब पारित किया? तो 1773 में उन्होंने पारित किया। उस कानून के अनुसार बंगाल को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारी तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्ति को उसके सीधा अंकुश में रखा गया। मीन्स क्या, एक गवर्नर जनरल बना दिया गया व्यापार कंपनी करने के लिए, जिससे क्या किया गया, सभी राजनीतिक हितों और प्रवृत्ति को सीधा अंकुश में रखा गया, मतलब एक ही संचालन करेगा। और उसके अंतर्गत मुंबई मद्रास के गवर्नर और काउंसिल को यहाँ पे रखा गया। मतलब क्या, मुंबई मद्रास ये जो इसके मेन काउंसिल को, हेडक्वार्टर को रखा गया। इस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो यहाँ पे स्टूडेंट सवाल आता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो प्रथम गवर्नर जनरल भारत का बना। उसके समय में मराठा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर के हैदर अली के साथ द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। इस दौरान दो सत्ता के साथ एक साथ सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी की कठिनाइयां जो थी वो बढ़ गई। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आया। उसके समय में मैसूर का बाग के रूप में प्रख्यात टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर का युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली। तीनों की सम्मिलित सेना से टीपू सुल्तान की क्या हो गई, हार हो गई और उसे संधि को क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर आप एक साथ में किसी पे हमला करते हो तो आप उसे हरा सकते हो, यानी एकता में ही अनेकता में ही क्या है, एकता में ही क्या है, ठीक है, बल है। ये आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे द्वितीय मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ पे द्वितीय मैसूर युद्ध जो था वो हेस्टिंग्स और यहाँ पे हैदर अली के बीच में हुआ था। और तृतीय मैसूर युद्ध जो था वो टीपू सुल्तान के बीच में हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार द्वितीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हो गया, हार गया और उसे कॉर्नवालिस की संधि को क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, तो कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सॉर गवर्नर जनरल बना। उसके द्वारा अपनाई गई प्रतिष्ठा की नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिष्ठा एक तरफ घटी तो दूसरी तरफ मराठी अधिक शक्तिशाली बने। तो यहाँ पे कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी किसके टाइम पे कमजोर हो गई? तो यहाँ पे जॉन सॉर गवर्नर जनरल के में क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो जॉन सॉर के बाद आने वाला गवर्नर जनरल वेलेस्ली के सिर को कंपनी को भारत को सर्वोपरि बनाने का उसको उत्तरदायित्व मिला। इसके लिए वेलेस्ली ने सहायता संधि क्या की, योजना की। सहायता संधि योजना के शर्तें और स्वीकार करने वाले राज्य यहाँ पे दिए गए।
तो स्टूडेंट्स कौन कौन सी यहाँ पे शर्तें दी गई हैं, वो क्वेश्चन भी पूछा गया आगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है यहाँ पे। तो पहली संधि यहाँ पे जो वेलेस्ली ने दी थी, तो पहला संधि यहाँ पे क्या दिया, सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। यह सैन्य राज्यों को अतिरिक्त बाह्य आक्रमण से भी रक्षा करेगी। मतलब क्या करेगी, जो पढ़े लिखे जो सैन्य जो होगी वो उसे प्रदान करेगी सेना, और साथ में अगर अन्य कोई राज्य उस राज्य पे आक्रमण करता है तो उसकी सेना जो होगी उस राज्य की रक्षा करेगी। दूसरा पॉइंट, उसके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सेना खर्च उतनी आय प्रदेश अंग्रेजों को देना होगा। यानी हम सैनिक तो आपको देंगे लेकिन आपको उसका पैसा देना होगा। मतलब हमारे जो सैनिक आप में आपके वहाँ मतलब काम करेंगे, आपकी जो सुरक्षा करें उसका खर्चा आपको देना होगा उस राज्य को। आगे का पॉइंट स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकेगा। अगर कंपनी को परमिशन देगा कि भैया आपको अन्य राज्य का कोई आदमी हमारे साथ रखना है या फिर युद्ध करना है, तो पहले कंपनी से परमिशन लेनी होगी। चौथा पॉइंट, राज्य को दरबार में एक अंग्रेजी प्रतिनिधि को रखना ही कंपलसरी होगा। अन्य विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना होगा। मतलब दूसरा कोई विदेशी है तो उसे आपको राज्य के अंदर नहीं दे सकते हो। तो योजना स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर, ये सब जो यहाँ पे राज्य थे उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की योजना को क्या कर दिया, स्वीकार किया था, संधि योजना को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे हम देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ फिगर बता दिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे निजाम यानी इसके अंतर्गत आ गए, मतलब उसके गुलाम बन गए। हमें किसी भी चीज़ कुछ भी करना हो तो आपको पहले परमिशन लेना होगा अंग्रेजों से। तो इस प्रकार की ये संधि थी। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं आगे का पॉइंट दिया वेलेस्ली और सहायक संधि योजना, मतलब वेलेस्ली की इसलिए यहाँ बताया गया है। ये योजना मीठे जहर के समान थी। इस योजना को लागू करने के लिए वेलेस्ली ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। योजना को स्वीकार करने से मना किए जाने पर कंपनी ने अंग्रेजों ने निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर ईस्वी सन 1799 में आक्रमण किया। इस चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। उसका रीज़न क्या था, जो टीपू सुल्तान का जो सेनापति था वो क्या था, अंग्रेजों के साथ लालच में मिल गया था, इस वजह से, और लास्ट में उसके सेनापति को भी जीतने के बाद मार दिया गया था। आगे देखते हैं, वेलेस्ली के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स आया। उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गोरखों को सेना में शामिल किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे वेलेस्ली के पश्चात जो था वो गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स आया। उसने नेपाल के साथ युद्ध किया और उस समय जो गोरखा जो थे, सेना जो थी वो नेपाल की बहुत अच्छी सेना थी, और उसने युद्ध करने के बाद गोरखा सेना को क्या कर लिया, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर शामिल कर लिया। उसके बाद आगे पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अंकुश में लिया, मतलब अपने अंदर शांति उन्हें बना के अपने अंदर ले लिया। तीसरा मराठा युद्ध करके कंपनी को सर्वोपरि स्थापित कर लिया, किसने, हेस्टिंग्स ने। उसके बाद विलियम बेंटिक भारत में पहले गवर्नर जनरल की तुलना में उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। तो खाली जगह को भारत के पहले उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता था, उसका नाम क्या है, तो विलियम बेंटिक। पहले के गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति से राज्यों में से असंतोष पैदा हुआ। इस असंतोष से एकता ना खड़ी हो जाए, इसके लिए उसने उदारतापूर्ण कार्य किए। तो उसका उदारता दिखाने का भी कोई रीज़न था, ताकि भारत देश के अंदर कोई असंतोष, एकता ना खड़ी हो जाए, सारे लोग मिल ना जाए। इस वजह से उसने क्या किया, यहाँ पे उदारतापूर्ण काम किए और उदारता दिखाई। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में डलहौजी आया। वह उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था। तो कैसे, इसमें सवाल स्टूडेंट्स ऐसा पूछ रहा था कि डलहौजी जो था वो भारत का गवर्नर जनरल कब बना, तो 1848 में बना। और वो कैसी मानसिकता वाला था, तो उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण और कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि के लिए जीत, जब्ती एवं हड़प नीति को अपनाया। यानी जो डलहौजी था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के लिए उसने क्या किया, जीत, जब्ती और हड़प नीति को उसने यहाँ पे अपनाया। तो देखते हैं स्टूडेंट्स,
उसकी डलहौजी की हड़प नीति के किस प्रकार कौन कौन से राज्य शिकार बने, तो इस चार्ट के द्वारा स्टूडेंट्स हम समझते हैं। तो यहाँ पे पहले युद्ध के दौरान हड़प कर लेना, जैसे एग्जाम्पल पंजाब और पीके को यहाँ पे दिया हुआ है। निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्य को हड़प कर लेना, मतलब कोई भी राज्य अगर उसका कोई राजा है, अगर उसकी कोई संतान नहीं तो उसे हड़प लेना। जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए हैं सतारा, जेतपुर, संभल, उदयपुर, उसके बाद झांसी और फिर यहाँ पे बगात। उसके बाद प्रशासनिक अव्यवस्था बहाने क्या करना, हड़प कर लेना, मतलब आपकी व्यवस्था सही से चरमरा गई है, हम आपकी व्यवस्था को सही कर देंगे, इस बहाने क्या करना है, उस राज्य पे कब्जा कर लेना। जैसे एग्जाम्पल अवध का दिया हुआ है। कर्ज की वसूली के बहाने हड़प कर लेना, निजाम का जैसे यहाँ पे दिया बराड़ प्रांत। उसके बाद नाम पात्र के सत्ता को समाप्त कर हड़प कर लेना, जैसे कर्नाटक और तांजोर यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। तो ये सब सारे राज्य जो हैं वो क्या बने, डलहौजी की हड़प नीति के यहाँ पे स्टूडेंट शिकार बने, इस तरह हम कह सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ साथ सुधारवादी भी था, यानी डलहौजी जो था स्टूडेंट्स वो एक उग्र साम्राज्यवादी था ही, लेकिन साथ में सुधारवादी भी था। क्यों कहा गया, तो आगे स्टूडेंट देखते हैं। उसने भारत में प्रथम रेलवे मुंबई से थाना ईस्वी सन 1853 में शुरू किया, जो भारत इंग्लैंड तार व्यवहार, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था आदि की शुरुआत भी की। किसने की, डलहौजी ने की, इसलिए उसे सुधारवादी भी कहा गया। और कह सकते हैं स्टूडेंट्स विधवा, पुनर्विवाह, बाल विवाह प्रतिबंधक कानून उसके समय में ही उसको पारित कर दिया गया, मतलब ये सब चीज को हटा दिया गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के शुरू करके 100 वर्ष के बाद कंपनी की सत्ता और साम्राज्य दोनों की वृद्धि हुई, यानी 100 साल के बाद। परंतु ऐसा करने से भारत के राज्य के असंतोष का सामना उन्हें करना पड़ा, और उस असंतोष के परिणाम स्वरूप पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भारत में शुरू हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल आता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, तो 1857 में शुरू हुआ। किस कारण, तो यहाँ पे राज्यों के असंतोष के कारण, क्योंकि उनका जो वर्चस्व जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव, ये भी क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है, तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है। जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते हैं तब ख्याल आता है कि भारत देश जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता है, तो वो कंपनी के शासन में 100 वर्ष के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार करने के लिए बाजार की आवश्यकता पूरा करने वाला देश बना दिया गया। मतलब 100 साल के अंतर्गत कंपनी को जो सारी जो कच्चा माल और हर चीज जो देने वाला जो था वो हमारा भारत देश जो क्या था, एक आर्थिक रूप से बन चुका था। यानी अगर भारत से अगर उनको निकाल दिए जाए तो इस प्रकार कह सकते हैं वो भिखारी बन सकते थे। बंगाल 1708 से लेकर 1757 तक कच्चा रेशम, चीनी सन, मलमल का निर्यात करता था, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ गई, क्योंकि उस समय द्विमुखी शासन था, एक तो बंगाल के नवाब का, दूसरा यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी का शासन था, इसलिए उसकी जो आर्थिक जो थी वृद्धि थी वो क्या आ गई, चरमरा गई, धुंधली पड़ गई, चरमरा गई कह सकते हैं। कंपनी के अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण भारत के एक किसान बेहाल और कर्जदार बने। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगों को विकास करने के लिए भारत के कपड़ा उद्योग पर अन्यायपूर्ण आयात कर चूंगी मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे कह सकते हैं टैक्स लगा दिया गया। भारत के उद्योग धंधे को कुचल डालने के लिए विविध अनुचित मतलब गैर कानूनी तौर तरीके अपनाए, जिससे भारत के उद्योग धंधे क्या हो गए, बंद हो गए। भारत के कारीगर गरीब और बेरोजगार बने और कंपनी के व्यापारी निजी के कारण स्टूडेंट्स कंपनी के व्यापारी निजी के कारण बंगाल के कारीगरों में थोड़े समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते थे। इस वजह से मतलब वहाँ के लोगों को बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यदि कारीगर इनकार करे तो उन्हें कोड़े मारने या जेल में डालने की सजा दी जाती थी। कंपनी के आगमन से भारत के गांव स्वावलंबी और समृद्ध थे, यानी जब कंपनी नहीं आई थी उससे पहले भारत के जो गांव थे वो स्वावलंबी यानी खुद कमाते खाते थे और समृद्ध भी थे, अच्छे थे।
वे अंग्रेज के शासनकाल के कारण गरीब और पराधीन हो गए। तो स्टूडेंट, जब अंग्रेज के शासन आया तो हमारे जो भारत के जो गांव के जो लोग थे वो क्या हो गए, गरीब हो गए, और स्टूडेंट्स कैसे हो गए, पराधीन, दूसरे पर निर्भर हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में मुंबई ठाणे के बीच प्रथम रेलवे 1853 में स्थापित शुरू की गई। इंग्लैंड भारत के बीच स्टीमर सेवा की शुरुआत भी की गई। मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाह भी विकसित किए गए व्यापार के लिए। आगे का स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट दिया, और ब्रिटिश शासन का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा यहाँ पे वो देखेंगे स्टूडेंट्स। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान समाचार पत्रों का विकास से भारत लोगों में विचार, वाणी, स्वतंत्रता की भावना भी विकसित होने लगी। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर समाचार पत्र विकसित होंगे तो यहाँ पे इससे अंग्रेजों का फायदा भी था और साथ में उनका लॉस भी था। लॉस क्या था कि भारत के लोगों को समाचार मिलेंगे कि कहीं पे कि मतलब किस प्रकार का मतलब हिंदुस्तानी लोगों पर अत्याचार हो रहा है, वो सारी जो जानकारी थी वो समाचार पत्र के द्वारा मिल जाती थी। तो इस तरह समाचार पत्र से भारतीय लोगों को फायदा भी हुआ और अंग्रेजों को भी फायदा हुआ। उस समय में भारतीय समाज में कुछ प्रदेशों में कुरीतियां देखने को मिलती थी, जैसे सती प्रथा, दूध पीती करने का रिवाज, बाल विवाह आदि मुख्य थी। अंग्रेजों के संपर्क में राजा राम मोहन राय, उसके बाद दुर्गा राम मेहता, उसके बाद भाई राम जी मलबारी आदि ने इन कुप्रथाओं को दूर करने का कानून बनवाए। भारत में प्रशासनिक ढांचे का अंग्रेजीकरण होने से अंग्रेजी जानने वाले लोगों की जरूरत भी, परिणाम स्वरूप मैकाले के प्रयास से भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत भी हुई। तो स्टूडेंट्स, एक सवाल यहाँ पे और बनता है कि प्रथम अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत किसको तरह शुरू की गई, तो यहाँ पे मैकाले के प्रयास के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई भारत के अंदर। चार्ल्स वुड ने सिफारिश से मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता में यूनिवर्सिटियां भी स्थापित की। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जानने वाले वर्ग क्या हो गए, यानी जो उस तरह के लोग जो थे वो तैयार होने लग गए। समय बीतने पर उसमें सुधारवादी मांगे करके सुधार की प्रक्रिया को गति दी। मतलब सुधार, जैसे जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो आपको सही गलत सब चीज़ का क्या हो जाएगा, पहचान होगा। आगे स्टूडेंट दिया उस इस पाठ से हमें क्या मिलता है सीख, वो पढ़ते हैं। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत की समृद्धि व्यापार को आकर्षित होकर भारत आई। मतलब भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, भारत में आई। तो ये रीजन था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का, क्योंकि भारत जो था वो समृद्ध था और व्यापार भारत के अंदर बहुत अच्छा था। भारत में कंपनी शासन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर अच्छे बुरे प्रभाव पड़े। कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध करने की नीति अपनाई और भारत में अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था को उपनिवेश सुधार किए उससे भारत को परोक्ष रूप से लाभ भी हुआ। जैसे कंपनी ने अपने व्यापार के लिए बंदरगाह स्थापित किए तो उससे भारत को भी प्रभाव पड़ा और रेल मार्ग भी शुरू किया, तो इससे कैसे कह सकते हैं परोक्ष रूप से भारत को भी फायदा हुआ। अगर स्टूडेंट सोचिए, अगर इंग्लैंड ना होता तो भारत में क्या होता, क्या रेल आई होती, इतना पहले यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर आई होती, शायद